हमारे पास टॉपिक है दैट इज बायोएनर्जेटिक्स और पीएमडीसी में जो इसका सिलेबस है उसमें भाई एक ही पॉइंट लिखा हुआ है दैट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, ये रेस्पिरेशन में अगर हम डिस्कस करें तो दैट आउटलाइन द सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है, मतलब प्रोटीन्स और फैट्स को आउटलाइन करना है एंड कोरिलेट दीज विद दैट ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब ना बड़ी सिंपल सी बात है, एक तो हम इसको देखें तो हमें बस यही लगता है कि शायद प्रोटीन्स और फैट्स है वही हमने यहाँ पर करने हैं, और जब ये आगे लिख देता है कोरिलेट विद दैट ऑफ ग्लूकोज तो इसका मतलब ये होता है कि आपने ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है, जो सिंपल रेस्पिरेशन आप लोग पढ़ रहे होते हो, जिसमें आप लोग एरोबिक एंड एरोबिक की बात कर रहे होते हो, वो भी यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, तो इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस, पायरोबिक एसिड ऑक्सीडेशन और क्रब साइकिल इसको भी डील कर रहे होंगे। तो चलो देखते हैं बायोएनर्जेटिक्स। बेटा ये हमारे पास ना एक क्वांटिटेटिव ब्रांच होती है जिसके अंदर ना हम एनर्जी की कन्वर्जन्स को डिस्कस करते हैं। तो बायो का जो लफ्ज़ी मतलब है ये तो बहुत सिंपल सा है कि दैट विल एसोसिएटेड विद द लिविंग एंटिटीज। तो बायो मीन्स कि ये भाई आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके बारे में चीज़ों को डील करेगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो इसको डील करेगा। दूसरा बेटे जब हम लोग इसमें एनर्जेटिक्स की बात करते हैं तो इन एनर्जेटिक्स में बेटे हम लोग मेंशन करते हैं कि ये एनर्जी कन्वर्जन्स और रिएक्शंस को डील करेगा। ये हमारे पास एनर्जी कन्वर्जन्स, ठीक है, और बेटे रिएक्शंस जो होते हैं उनको डील करेगा। उसी की बेस के ऊपर हम लोग फिर इसको प्रोसीड करते हैं। तो देखिए बड़ी सिंपल सी है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद एनर्जी कन्वर्जन्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इन द लिविंग बॉडी। और ये बेटे आपके पास जो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स हैं उनको फॉलो करती है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि भाई हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, ठीक है, नॉट डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म, फ्रॉम वन टू एन अदर फॉर्म। एक से दूसरी फॉर्म के अंदर हम इसको कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम लोग एनर्जी सोर्स की बात करें प्लैनेट अर्थ के ऊपर तो ये बेटे हमारे पास सन है। ठीक है, अगर हम लोग एनर्जी सोर्स की बात करें तो एनर्जी सोर्स प्लैनेट अर्थ के ऊपर कौन है? दैट इज बेटा सन, सूरज। ठीक है, ये सूरज जो है ये हमें बेटे लाइट जो है वो प्रोवाइड करता है। अब दिस लाइट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो ये बेसिकली बेटे एनर्जी है। ठीक है, और यही एनर्जी जो है वो डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू कन्वर्ट होती है। जैसे फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन की बात करें तो इन दोनों के अंदर बेटे जो आपके पास केमिकल लिंक बनता है वो बेटे एटीपी होता है। ठीक है, अगर हम इसमें केमिकल लिंक की बात करें तो केमिकल लिंक इन दोनों के अंदर क्या है? एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन यही दो मेन रिएक्शंस हैं जो कि ओवरऑल यहाँ पर चीजों को कैरी करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस है ये बेटे आपके पास एनाबॉलिक रिएक्शन, दे आर एनाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, इनको एंडरजॉनिक रिएक्शन भी बोलते हैं, मतलब एनर्जी जो है वो इसके अंदर स्टोर होती है। दूसरी तरफ जो रेस्पिरेशन होती है इसको बेटे कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, और ये बेटे एक्सरजॉनिक भी होता है, मतलब यहाँ पर एनर्जी जो होती है वो हमारे पास रिलीज होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं एटीपी की बात करूँ तो एटीपी जब हमारे पास टूटता है तो इसके टूटने से एडीपी प्लस जो है वो फॉस्फेट प्लस जो है वो एनर्जी जो है वो निकलती है, दैट इज 7.3 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, ओवरऑल जो आपके पास फोटोसिंथेसिस होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो दोनों हम लोग डील करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन होती है दैट इज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ये यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। यहाँ पे सनलाइट आती है और बेटे क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। दूसरी तरफ जो रेस्पिरेशन होती है इसमें C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, और ये बेटे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस जो है वो इसमें एटीपी जो है वो रिलीज होता है। बहुत सिंपल सी बात है। ओवरऑल अगर रेस्पिरेशन के बारे में पूछा जाए कि भाई रिएक्शन कौन सा है तो आप बताते हैं कि दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस की बात करें तो ये बेटे हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इन चीजों को आप लोगों ने कैरी करना है। फिर हम लोग मेंशन करते हैं कि इसमें आपके पास सेलुलर और ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या फर्क है। तो सेलुलर और ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन की बेटे अगर हम लोग बात करें तो फर्क जो है वो इसमें लेवल्स के ऊपर होता है। जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है ये आपके पास बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या है? दैट इज बायोकेमिकल प्रोसेस, ये बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। इस बायोकेमिकल प्रोसेस के अंदर हम लोग बड़ी सिंपल सी बात करते हैं कि भाई ये क्या करता है, ग्लूकोज जो है वो इसमें एंटर होता है, ग्लूकोज की एंट्री होती है, और इसी ग्लूकोज की एंट्री के बाद भाई यहाँ से आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बेटे वाटर निकलता है। ठीक है, प्लस इसमें एटीपी यानी एनर्जी करेंसी भी निकलती है। ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन जो होती है इसको बेटे हम लोग मैकेनिकल प्रोसेस बोलते हैं, दैट इज लेबल्ड एज मैकेनिकल प्रोसेस। ये आपके पास मैकेनिकल प्रोसेस है, इसको ब्रीदिंग या वेंटिलेशन भी बोलते हैं। ऑक्सीजन जो है बेटे वो इसमें एंटर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें से निकलती है। इस प्रोसेस का क्या नाम मैंने बताया, इसको ब्रीदिंग भी बोलते हैं या बेटे इसको वेंटिलेशन भी बोलते हैं, वेंटिलेशन। तो ये बेटे आपके पास ऑर्गेनिज्मिक और सेलुलर रेस्पिरेशन। हमारा यहाँ पे जिसके साथ वास्ता पड़ेगा वो सेलुलर रेस्पिरेशन है। ठीक है, सेल लेवल के ऊपर। और बेटे यहाँ आप जब इसको मेंशन करोगे तो आपको ना ये दो तरह से चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, जैसे हम यहाँ मेंशन करते हैं कि हमारे पास ये एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें टेबल की फॉर्म में हम चीजों को देखेंगे। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, जबकि जो एनएरोबिक है दैट इज एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, बगैर ऑक्सीजन के काम करेगा। कंप्लीट ग्लूकोज ब्रेकडाउन होती है एरोबिक के अंदर और इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होती है एनएरोबिक के अंदर। जो कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी आती है, जबकि इनकम्प्लीट में अल्कोहल और लैक्टिक एसिड बनता है। मींस स्टिल दे हैव कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन देम, और वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एनर्जी को अभी भी रख रहे हैं। इसीलिए अगर हम लोग यहाँ मेंशन करें तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ना 40% ऑफ एनर्जी ऑफ ग्लूकोज है उसको आपके पास निकाल पाती है, जबकि एनारोबिक जस्ट 2% जो है वो निकाल पाती है। नेट एटीपी प्रोडक्शन की बात करें तो एरोबिक यूकैरियोट्स के अंदर 36 है, और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें 38 एटीपी एक ग्लूकोज से बनते हैं, जबकि एनारोबिक जो है वो 2 एटीपी बनाता है। ग्लाइकोलिसिस प्रेजेंट होती है दोनों में। पायरोबिक एसिड ऑक्सीडेशन और क्रेब साइकिल की बात करें बेटा तो दे आर एब्सेंट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। साइट ऑफ अकरेंस की बात करें तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों शामिल होते हैं, लेकिन एनारोबिक जो होती है दैट इज इन साइटोप्लाज्म ओनली। ओवरऑल एनर्जी यील्ड की बात करें तो आपके पास बेटे एरोबिक में हाई है और एनारोबिक जो है वो लो एनर्जी प्रोडक्शन के साथ एसोसिएटेड होता है। यहाँ पर हाई एनर्जी है, यहाँ पर बेटे आपके पास लो एनर्जी होती है। चलो आगे चलते हैं। हमारे पास बेटे यहाँ पर जो कंपैरिजन को डिस्कस करेंगे हम लोग कि भाई ये आपके पास जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है जिसकी फर्दर दो कैटेगरीज है ना, एक अल्कोहलिक और एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये क्या जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है उसमें ना इथानॉल बनता है। इथानॉल क्या है? दैट इज C2H5OH, C2H5OH, ये अल्कोहल है। लैक्टेट क्या होता है? दैट इज C3H6O3,
ठीक है, ये हम लोग इसके फॉर्मूला के साथ मेंशन करते हैं। ग्लाइकोलिसिस के बाद जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है ना, ये 2 स्टेप है, जिसमें डीकार्बोक्सिलेशन और रिडक्शन होती है, जबकि लैक्टिक एसिड जो है दैट इज 1 स्टेप रिएक्शन, डायरेक्ट रिडक्शन हो जाती है, डीकार्बोक्सिलेशन इसमें नहीं होती। इसीलिए आप लैक्टिक एसिड के अंदर एक ही प्रोडक्ट को मेंशन करते हो, जबकि अल्कोहलिक के पास आप 2 कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बताते हो। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज अल्कोहलिक में है, लैक्टिक एसिड में नहीं होती। बाकी बेटा ये यीस्ट में है, कुछ बैक्टीरियाज और प्लांट्स के अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, जबकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ह्यूमन मसल सेल्स में होती है और बहुत सारे बैक्टीरियाज भी इसको कैरी करवाते हैं। लेकिन मसल सेल के अंदर, ह्यूमन सेल के अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन नहीं होती। नेट एटीपी की बात करें तो 2 एटीपी बेटे आपके पास दोनों रिएक्शंस के अंदर जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। सो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप लोग बेटा कैरी करेंगे। इससे आगे चलते हैं तो हमारे पास बेटे इसमें जिस चीज के ऊपर हमारा फोकस होगा दैट इज ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस जो है ये ना 2 वर्ड से मिलकर बनी हुई है। एक हम लोग यहाँ मेंशन करते हैं दैट इज ग्लाइको, ठीक है, और दूसरी टर्म जो है बेटा वो हम लोग मेंशन करेंगे लाइसिस। ग्लाइको की टर्म जो है ये ग्लूकोज से निकली है, मतलब ग्लूकोज जो है उसकी लाइसिस करवानी है। लाइसिस का मतलब ये है कि ब्रेक डाउन करवाया जाएगा, तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। और ये कहाँ होता है रिएक्शन? दिस रिएक्शन इज अकरिंग इन बेटे साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, और साइटोप्लाज्म जो है दैट इज द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ सेल। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास ग्राउंड सब्सटेंस है किसका? सेल का। सो इट इज द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ सेल। बड़ी सिंपल सी बात है। इसको बेटे हम लोग ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, दैट इज लेबल्ड एज ईएमपी पाथवे। अब ईएमपी पाथवे क्या है? ये बेटे साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है। ई फॉर एमडन हम लोग मेंशन करते हैं, देयर इज साइंटिस्ट, इसका नाम है एमडन, ठीक है। और एम फॉर हम लोग मेयरहॉफ मेंशन करते हैं, तो ये दूसरा साइंटिस्ट है दैट इज मेयरहॉफ, इसको बोलते हैं। और जो आपके पास बेटे पी है, दैट पी मींस कि ये हमारे पास जो पार्नस है वो लेबल किया जाता है। अच्छा, इसको ना जो ग्लाइकोलिसिस है इसको प्रिमिटिव रिएक्शन भी बोलते हैं, या हम इसको 10 स्टेप रिएक्शन भी बोला जाता है, दैट इज 10 स्टेप रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको आप लोगों ने कैरी करना है। दिस इज द 10 स्टेप रिएक्शन, ओके। चाहे यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, दोनों के अंदर ही बेटे ये रिएक्शन होता है। सो इट इज प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। चाहे हमारे पास यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल हो, इन दोनों सेल्स में बेटे आपके पास ये ग्लाइकोलिसिस का रिएक्शन जो है ये हमें दिखाई देगा, दैट इज प्रेजेंट इन बोथ रिएक्शंस, ओके। अगर हम इसकी वन लाइनर इक्वेशन की बात करें तो वन लाइनर इक्वेशन बहुत सिंपल सी है। इसको हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि ग्लूकोज जो होता है वो आपके पास ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ये टूटता है 2 पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल के अंदर, 2 पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल्स। यहाँ हम इसका अगर फॉर्मूला लिखना चाहें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, पायरोविक एसिड का होता है C3H4O3, ठीक है। और इसके दरमियान में क्या होता है कि 2 NAD जो होते हैं NAD+, ये हमारे पास बेटे कन्वर्ट होते हैं 2 NADH2 के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कैरी करेंगे। इसके अलावा बेटा यहाँ पर हमारे पास फेजेस जो हैं वो भी शामिल होती हैं, और ग्लाइकोलिसिस की जो फेजेस हैं इसमें आपके पास एक फेज होती है जिसको प्रेपरेटरी फेज बोलते हैं, दैट इज लेबल्ड एज प्रेपरेटरी फेज। और दूसरी फेज होती है उसको बेटे हम लोग ऑक्सीडेटिव फेज बोलते हैं, या इसको पे ऑफ फेज भी बोला जाता है। ऑक्सीडेटिव या इसको बेटे हम लोग पे ऑफ फेज भी मेंशन करते हैं। तो ये 2 फेजेस के ऊपर डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। चलो आगे चलते हैं। अब इसके अंदर ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस ये सिंपल सी आपके पास बेटा इक्वेशन जो है इसको हम यहाँ फ्लो की फॉर्म के अंदर जो डील करेंगे। ग्लूकोज जो है दैट इज द प्रीकर्सर ऑफ ग्लाइकोलिसिस। यहाँ हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज क्या है? दैट इज प्रीकर्सर ऑफ ग्लाइकोलिसिस। प्रीकर्सर ऑफ ग्लाइकोलिसिस बेटा ये हमारे पास क्या है? ग्लूकोज है, इसी का ब्रेकडाउन होना है, ठीक है। अब होता क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट होता है। अब यहाँ आपने 2 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि जब फॉस्फेट ऐड होगा तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं दैट इज फॉस्फोराइलेशन, यानी फॉस्फेट ऐड हो रहा है। अब फॉस्फेट ऐड होना आपके पास बेटे कैसे पॉसिबल है? एटीपी जो है वो इसमें टूटता है और इस एटीपी से एडीपी बनता है प्लस फॉस्फेट, वो बेटे इसमें ऐड हो जाएगा। अगर हम इसके एंजाइम की बात करेंगे तो एंजाइम बेटे हमारे पास कहलाता है देयर इज हेक्सोकाइनेज एंजाइम। इसको ग्लूकोकाइनेज भी बोलते हैं या हेक्सोकाइनेज एंजाइम भी बोलते हैं। एंजाइम तमाम प्रोविंशियल बुक्स में मेंशन नहीं है, आपकी मर्जी, इफ यू वांट टू तो आप इसको कैरी कर सकते हैं। फिर ग्लूकोज है बेटा ये आपके पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है। यहाँ पर जो एंजाइम है इसको बेटे आइसोमेरेज या हेक्सोज आइसोमेरेज बोलते हैं। रिएक्शन क्या कहलाएगा? दिस रिएक्शन विल बी लेबल्ड एज आइसोमेराइजेशन, ठीक है। ये बेटे हम लोग यहाँ पर लेबल करेंगे। फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है ये बेटे फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है। अब इसमें देखो कार्बन 1 और कार्बन 6 दोनों के पास जब वो फॉस्फेट ऐड होगा और इसमें बेटे हम लोग कहते हैं कि एटीपी जो है ये हमारे पास बेटे टूटता है, इसमें एडीपी बनता है प्लस फॉस्फेट इसमें मजीद ऐड होता है, तभी 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है। ये रिएक्शन भी क्या कहलाएगा? इसको बेटे हम लोग फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, दैट इज फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। और ये बेटे आपके पास इसमें जो एंजाइम आपके पास इंपॉर्टेंट है उसको बोला जाता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, दैट इज लेबल्ड एज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम जो है ये बेटे हमारे पास इस्तेमाल होता है। ये टूटेगा, बड़ी सिंपल सी बात है। किसी भी कंपाउंड के पास जिसके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो और दोनों टर्मिनल पे फॉस्फेट मौजूद हो तो वो बेटे टूट जाता है, और यहाँ पर ये रिएक्शन जो होगा ये बेटे हमारे पास स्प्लिटिंग रिएक्शन जो है वो कहलाता है। और इसके नतीजे में आपके पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो बनते हैं। ये दोनों जो मॉलिक्यूल हैं ये बेटा एक दूसरे के अंदर इंटरकन्वर्टेबल हैं। इस रिएक्शन को हम लोग आइसोमेराइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आइसोमेराइजेशन जो है वो भी आ जाती है, ठीक है। एंजाइम कौन सा बेटे यहाँ पर इस्तेमाल होगा? 2 एंजाइम इस्तेमाल होगा। जो स्प्लिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है उसको एल्डोलेज बोलते हैं, और बेटे जो कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल होगा वो फॉस्फोट्राइओज आइसोमेरेज होगा। वो कौन सा होगा? दैट विल बी फॉस्फोट्राइओज आइसोमेरेज। तो ये बेटा हमारे पास 2 एंजाइम जो हैं वो इस रिएक्शन पर आके काम करेंगे। नाउ दिस विल बी लेबल्ड एज अ प्रिपरेटरी फेज, जिसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और बेटा डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो वो बन रहे हैं, ये तीनों जो दोनों हैं एक दूसरे के पास इंटरकन्वर्टेबल होता है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या होगा? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो बेटा ये इन दोनों से आपके पास बनेगा। अब इसमें हम लोग ये कहते हैं कि जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है ना, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वो बेटे यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है। फॉस्फेट ऐड होने से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, और हमारे पास बेटे यहाँ पर क्या होगा? जो हाइड्रोजन निकलेगी वो NAD जो है वो पिक करके NADH के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर सेम एज यहाँ पर भी ऐसे होगा, NAD जो है वो NADH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डिहाइड्रोजिनेशन एंड फॉस्फोराइलेशन। वो नाम नहीं लिख रहा मैं, इसको आपने कैरी करना है, डिहाइड्रोजिनेशन एंड फॉस्फोराइलेशन। एंजाइम यहां कौन सा यूज होगा, दैट इज ट्रायोज डिहाइड्रोजिनेज, ट्रायोज डिहाइड्रोजिनेज। ये बेटे हम लोग यहां पर एंजाइम यूज करेंगे। अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट होगा। यहां पर क्या होता है, यहां पर बेटे फॉस्फोराइलेशन होती है, ठीक है, यानी फॉस्फेट जो है वो यहां पर भी निकलेगा। रिएक्शन हम लिख देते हैं दैट इज फॉस्फोराइलेशन। ये भाई फॉस्फोराइलेशन हमने लिख दिया। अब यहां पर क्या हो रहा है, जो फॉस्फेट है वो निकल रहा है, फॉस्फेट निकल के ना बेटा ये एडीपी के साथ मिलता है और एटीपी बनेगा। यहां पर भी ऐसे ही होगा, एटीपी के साथ जो है बेटा ये फॉस्फेट मिलेगा और एटीपी जो है वो बनेगा। तो 2 एटीपी यहां पर बन रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो रिएक्शन है ये बेटे आपके पास एंजाइम कौन कन्वर्ट करेगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज। तो यहां पर एंजाइम जो होगा दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज। अब काइनेज एंजाइम जो है वो जहां पर भी यूज किया जाएगा ना फॉस्फेट की कन्वर्जन के साथ एसोसिएटेड होता है, ये याद रखिएगा। फिर हमारे पास बेटा 3 पीजी कन्वर्ट होगा 2 पीजी के अंदर, यहां पर पोजीशन चेंज हो रही है और इसको बेटे हम लोग बोलते हैं कि आइसोमेराइजेशन होगी, दैट विल बी लेबल्ड एज आइसोमेराइजेशन। इसमें आइसोमर जो है वो बेटे बनेंगे, ठीक है। और यहां पर जो एंजाइम होगा इसको म्यूटेज एंजाइम बोलेंगे, ठीक है। एंजाइम हमारे पास म्यूटेज जो है वो इस्तेमाल होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब 2 पीजी से फॉस्फिनाइल पाइरोवेट जो है ये हमारे पास बन रहा है। अच्छा यहां पर क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, वो क्या कि देयर विल बी रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां पर आपके पास पानी जो है वो निकलेगा, डिहाइड्रेशन होगी और एंजाइम जो है वो हमारे पास यहां यूज हो रहा है एनोलेज एंजाइम, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिहाइड्रेशन इसको बोलेंगे या एनोलेज एंजाइम जो है बेटा ये यहां यूज हो रहा है। रिएक्शन का नाम लिखना चाह रहे हैं तो लिख लें, दैट इज डिहाइड्रेशन। अच्छा फिर फॉस्फिनाइल पाइरोवेट जो होता है बेटा दैट विल कन्वर्ट इनटू पाइरोवेट, ये आपके पास पाइरोवेट के अंदर कन्वर्ट होगा। जब ये पाइरोवेट के अंदर कन्वर्ट होगा बेटा तो यहां पर फॉस्फेट जो है वो मिलेगा एटीपी के साथ एंड इट विल प्रोड्यूस एटीपी। सिमिलरली फॉस्फेट मिलेगा इसके साथ और एटीपी, 2 एटीपी जो है बेटा वो यहां पर भी बन रहे होंगे, 4 बन गए। अब ये रिएक्शन क्या है, इसको भी बेटे हम लोग बोलते हैं दैट इज फॉस्फोराइलेशन। ये हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा, इसको फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। इस फॉस्फोराइलेशन में आपके पास एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है बेटा, तो यहां पर एंजाइम हम लोग मेंशन करेंगे दैट इज पाइरोवेट काइनेज, दैट इज पाइरोवेट काइनेज एंजाइम जो है ये हम लोग लेबल करें। अब ये जो पूरा का पूरा ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्शन है इसमें ना काइनेज इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए कि काइनेज क्या काम करता है। 10 स्टेप रिएक्शन होता है, एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप लोग तमाम एंजाइम्स को कैरी करें। सो इट्स अप टू यू, इफ यू वांट टू तो आप इसको कैरी कर सकते हैं अगर इजीली करना चाह रहे हैं, अदरवाइज बेटे जरूरत नहीं है इसकी। हाँ सवाल क्या बनता है उसकी तरफ चल रहे हैं। इसमें सवाल ये बनता है कि टोटल एटीपी कितने बनेंगे। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि इस रिएक्शन के अंदर टोटल एटीपी जो है वो कितने बनते हैं, आंसर आएगा 4, ठीक है 4। अगर सवाल ये पूछा जाए कि भाई हमारे पास नेट एटीपी कितने बनेंगे, तो नेट एटीपी क्या है, नेट एटीपी निकालते हैं टोटल माइनस यूज्ड, टोटल है 4 यूज है 2, तो नेट एटीपी आपके पास आएगा आंसर 2, ठीक है। ये बात समझ में आई। अच्छा अब एक और लाइन जो है वो आपने लिखनी है विच इज इंपॉर्टेंट, और वो आप रेड लाइन के अंदर भी लिख सकते हो, वो ये कि जो एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं ना ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। एटीपी फॉर्मेशन इन ग्लाइकोलाइसिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो इसको बेटे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो है वो हम लोग बोलते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोला जाता है जिसमें बेटा डायरेक्टली आपके पास एंजाइम के थ्रू जो है वो एटीपी बन रहा हो। फिर आ जाते हैं पायरोबिक एसिड ऑक्सीडेशन की तरफ। ये पायरोबिक एसिड ऑक्सीडेशन बेटे हमारे पास लिंक रिएक्शन के तौर पर भी जाना जाता है, दैट इज द लिंक रिएक्शन। व्हाई इट इज कॉल्ड लिंक रिएक्शन, क्योंकि बेटा ये हमारे पास साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया को कनेक्ट करता है। इट इज एसोसिएटेड विद एरोबिक रेस्पिरेशन, ये बेटे हमारे पास एसोसिएटेड होता है, दैट इज एसोसिएटेड विद एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये भाई हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ एसोसिएटेड है, और एरोबिक रेस्पिरेशन वो वाली रेस्पिरेशन है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन जो बेटे वो रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया ओवरऑल हमारे पास डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। इसमें हम लोग मेंशन करते हैं कि एक बेटे आपके पास आ जाती है दैट इज आउटर मेम्ब्रेन, और दूसरी बेटे हमारे पास आ जाती है दैट इज इनर मेम्ब्रेन। अब इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज आउटर कंपार्टमेंट, ठीक है। अब साइटोसोल के अंदर जो पायरोवेट बना हुआ था ना बेटा, वो पायरोवेट जो है ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन के अंदर जब एंटर होता है तो इसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या करती है बेटा, डीकार्बोक्सिलेशन करती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, एनएडीएच की फॉर्मेशन होती है और कोएंजाइम ए ऐड होता है। अब ये रिएक्शन कहां हो रहा है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेटे होता है, और कोएंजाइम ए जो है उसमें ऐड होता है। कोएंजाइम ए की एडिशन जो है बेटा ये किसके थ्रू होती है, दैट इज वाया थायोल ग्रुप। तो ये थायोल ग्रुप के थ्रू जो है वो एडिशन होती है। थायोल ग्रुप जो है इसको एसएच ग्रुप भी मेंशन किया जाता है बच्चों, ओके। अब एसिटाइल और पायरोवेट के अंदर फर्क क्या है, एसिटाइल इज अ 2 कार्बन कंपाउंड, दैट इज वेरी 2 कार्बन कंपाउंड, जबकि पायरोवेट जो होता है ये आपके पास 3 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि क्रेब्स साइकिल जो होता है ना वो हमेशा 2 कार्बन वाला कंपाउंड ही यूज करता है। क्रेब्स साइकिल यूजेस 2 कार्बन कंपाउंड, ये भाई हमारे पास हमेशा 2 कार्बन वाला कंपाउंड यूज करता है जिसको एसिटाइल ग्रुप बोला जाता है। वही एसिटाइल ग्रुप को यूज करेगा और फिर बेटे उसी में से ही आपके पास जो है वो रिएक्शन होगा। अब यहाँ हुआ क्या, डीकार्बोक्सिलेशन हुई है और एनएडीएच बना। यहाँ एक बात याद रखिएगा कि जहां जहां डीकार्बोक्सिलेशन होगी ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वहां वहां एनएडीएच लाजमी बनेगा, ठीक है। और यहाँ जब हम लोग एसिटाइल को ए की बात करते हैं, देयर इज एसिटाइल को ए, तो एसिटाइल को ए जो है ये बेटे हमारे पास एक्टिवेटेड फॉर्म होती है विच एंटर्स इनटू द क्रेब्स साइकिल, ठीक है। इसको हम लोग एक्टिवेटेड फॉर्म बोलते हैं। तो ये बेटे आपके पास एक्टिवेटेड फॉर्म के तौर पर मेंशन की जाती है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है हाउ मेनी लिंक रिएक्शन विल बी फॉर पायरोवेट, तो ये सवाल जरा देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इनको यहां मैं अगर पूछूं हाउ मेनी लिंक रिएक्शन, अगर बेटे सवाल में ये पूछा जाए कि हाउ मेनी लिंक रिएक्शन फॉर 1 पायरोवेट,
अगर एक पायरोवेट है तो उसके लिए कितने लिंक रिएक्शन होंगे? आंसर आएगा जस्ट 1। और अगर बेटे 1 ग्लूकोज मेंशन किया जाए तो उसके लिए बेटे लिंक रिएक्शन कितने आएंगे? 2, क्योंकि 2 पायरोवेट बन जाएंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। इसी तरह अगर हम लोग बेटे यहां मेंशन करें कि हमारे पास जो NADH है वो कितने प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। हाउ मेनी NADH विल प्रोड्यूस। तो अगर बेटे हम लोग ये मेंशन करेंगे कि एक पायरोवेट है, 1 पायरोवेट, तो इसके लिए आपके पास एक ही NADH जो है वो बनेगा। और अगर हम लोग एक ग्लूकोज मेंशन करेंगे तो एक ग्लूकोज के लिए बेटे आपके पास यहाँ पर 2 NADH जो है वो बन रहे होंगे। सो इंपॉर्टेंट चीज ये ना NADH है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर लगाना है उसको देखते हुए, ठीक है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे पास लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो हैं ये अप्लाई होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि एनर्जी कैन नेवर बी प्रोड्यूस नॉट डिस्ट्रॉयड, हाँ, लेकिन हम इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसमें पढ़ चुके हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के अंदर जो केमिकल लिंक होता है वो क्या होता है, और ये बेटे आपके एफएससी में भी एक इंपॉर्टेंट MCQs की हैसियत जो है वो रखता है। फिर हमने सेलुलर और ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन इसके बारे में पढ़ा। एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो कंपैरिजन है ये हम लोगों ने डिस्कस किया कि आपके पास जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो एज कम्पेयर टू एनारोबिक ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती है, ठीक है। आपके पास ग्लाइकोलिसिस दोनों में प्रेजेंट होती है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रियल रिएक्शंस हैं वो एनारोबिक के पास बेटे नहीं होते। फिर हम लोगों ने अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को देखा। दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, बस प्रोडक्ट का डिफरेंस है कि अल्कोहलिक के अंदर इथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सामने आता है, जबकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टेट जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस को पढ़ा था, व्हिच इज 10 स्टेप रिएक्शन, EMP पाथवे भी बेटे हम लोग इसको बोलते हैं। और इसमें 2 फेजेस होती हैं, प्रिपरेटरी फेज और बेटे ऑक्सीडेटिव फेज। यहाँ मैंने आपको बताया था कि आपके ऊपर है कि आप जो है वो एंजाइम याद करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा, व्हिच इज आल्सो नोन एज द लिंक रिएक्शन। ये लिंक रिएक्शन बेसिकली ग्लाइकोलिसिस और माइटोकॉन्ड्रिया के जो रिएक्शंस होते हैं बेटा उनको अटैच करता है। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट MCQs थे कि कितने आपके पास लिंक रिएक्शन होंगे अगर एक पायरोवेट होगा या एक ग्लूकोज होगा, इसी तरह से कितने NADH होंगे अगर आपके पास एक पायरोवेट हो या एक ग्लूकोज जो है वो मौजूद हो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने मूव करना है टुवर्ड्स क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जो है ना बच्चों, ये आपके पास एसोसिएटेड है कि इसने ना चीज़ों को कैरी करना है, ठीक है। ये साइकिल हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया हुआ है ताकि हमारा जो है वो थोड़ा सा टाइम भी बच सके। चलो, क्रेब्स साइकिल जो है बच्चे ये आपके पास सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहलाता है, इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ये आपके पास क्या कहलाता है, दैट इज बेटे ऑल्सो लेबल्ड एज, एक मिनट दीजिएगा, बच्चों ये जो आपके पास क्रेब्स साइकिल होता है इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो कहलाता है। इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ये हमारे पास ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बेटे हम इसको मेंशन करते हैं। तो ये दोनों नाम इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। बाकी इसकी जो डिस्कवरी है वो बेटे हेंस क्रेब के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, हेंस क्रेब। तो इसी के बेस के ऊपर हम लोग इसको क्रेब साइकिल जो है वो मेंशन करते हैं। हेंस क्रेब जो होता है 1930s में बेटे इस भाई ने इसके ऊपर जो है वो काम किया था। क्रेब साइकिल की जो लोकेशन होती है ये बेटे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बेटे ये रिएक्शन होता है, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपने इसके साथ कैरी करना है। अब इसमें होता क्या है कि आपके पास जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जो कि हमने शुरू में पढ़ा था, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बेटे ऑलरेडी हमारे पास पायरोविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो चुका है ना। अब ये एक ग्लूकोज से 2 पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल सामने आते हैं, ठीक है। अब ये जो 2 पायरोविक एसिड हैं इन्होंने बेटे एंटर होना है इसमें क्रेब साइकिल के अंदर। तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को ये चीज़ बता चुका हूँ कि भाई हमारे पास ये जो क्रेब साइकिल होता है ये बेटे किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, दैट अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया। मिसाल के तौर पर मैं ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन जो है वो बेटे मौजूद होती है, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में एक्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है बताएगा कोई? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें फोल्ड्स होते हैं। फिर हम लोग ये भी मेंशन करते हैं कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो आपके पास हाईली सिलेक्टिव होती है। इनर मेम्ब्रेन के साथ हम लोग मेंशन करते हैं दैट इज हाईली सिलेक्टिव, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें डिफरेंस होता है। अच्छा, फिर इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो हिस्सा होता है इसको ना हम लोग आउटर कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। वी हैव स्टडीड दिस इन सेल बायोलॉजी, ठीक है। अच्छा, जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना वहाँ पर बेटे ये आपके पास कुछ स्पेसिफिक चैनल्स मौजूद होते हैं जिसमें आप लोग ये पढ़ते हो कि पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन होती है। अब पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन जब होती है तो यहाँ पर बेटे आपके पास एसिटाइल को ए, ये हमने पढ़ा था, देयर इज एसिटाइल को ए। अब एसिटाइल होता है इट इज अ 2 कार्बन कंपाउंड और कोएंजाइम ए जो है बेटा ये आपके पास कैरियर के तौर पर होता है। ये हमने पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन में पढ़ा। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो एसिटाइल है ना बेटा ये एसिटाइल ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 कार्बन वाला कंपाउंड ही इसमें ऐड हो सकता है, अदरवाइज ये ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, दैट इज ओ सी इमरान खान सन फादर मदर, ओ सी आई के, इमरान खान सन फादर मदर। तो खैर ये याद रखने के लिए बाकी बहुत सारे बच्चे इसको डिफरेंट निमोनिक्स के थ्रू याद करते हैं, तो हम इसको पंजाबी में याद कर सकते हैं, दैट इज ओ सी इमरान खान सन फादर मदर, ओ सी इमरान खान सन फादर मदर, ओ सी इमरान खान, कौन सी ओ सी,
ओसी कौन सी, इमरान खान सन फादर में, खैर तो इट्स अप टू यू। अच्छा, अब इसमें बेटा जो 4 कार्बन वाला कंपाउंड है ना ऑक्सैलो एसीटेट, ये प्रीकर्सर होता है एसिटाइल को एक का 2 कार्बन वाला कंपाउंड ऐड करता है एंड 6 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है विच इज सिट्रेट। और इसी के साथ जो बेटा पानी जो है अगर निकलेगा तो सिस एकोनिडेट पानी अगर ऐड होगा तो वापस आइसोसिट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, ये ना एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारी बुक्स के अंदर आपको सिस एकोनिडेट की जो फॉर्मेशन है वो दिखाई ही नहीं देती कि पहले आप डिहाइड्रेशन करवा रहे हो फिर रिहाइड्रेशन करवा के वापस आइसोसिट्रेट बना रहे हो। सो दिस इज समथिंग यू नो फिशी सा लगता है, अंडरस्टैंड नहीं होता, लेकिन ये रिएक्शन है तो हम इस रिएक्शन को लाजमी तौर पर करेंगे, ठीक है। अच्छा, सिट्रेट और आइसोसिट्रेट एक दूसरे के बेटे आइसोमर्स होते हैं, दोनों ही 6 कार्बन वाले कंपाउंड हैं। और बेटा फिर हमारे पास ये जो आइसोसिट्रेट होता है ना दैट हैज टू कन्वर्ट इनटू अल्फा कीटोब्यूटारेट। अब मैंने लास्ट टाइम ये बात बताई थी, दोबारा से बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेटे जहां जहां डीकार्बोक्सिलेशन होगी वहां वहां एनएडीएच लाजमी बनेगा। तो आइसोसिट्रेट विच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, ये बेटे आपके पास 6 कार्बन कंपाउंड जो है ये 5 कार्बन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। तो अल्फा कीटोब्यूटारेट जो है ये आपके पास बनता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी यानी कार्बन निकला और एक एनएडीएच जो है वो आपके पास लाजमी तौर पर बनता है, दिस ओवर हियर एनएडीएच, ठीक है। अच्छा, फिर अल्फा कीटोब्यूटारेट में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, डीकार्बोक्सिलेशन होती है तो यहाँ पर भी एनएडीएच जो है वो लाजमी तौर पर बनता है। सो दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास एक्जेक्टली जो है वो हो क्या रहा है। तो बड़ा सिंपल सा रिएक्शन दोबारा से रिवाइज करते हैं। ऑक्सैलो एसीटेट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड, एसिटाइल को ऐड करेगा 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट बनेगा, सिट्रेट अपना आइसोमर आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होगा, फिर अल्फा कीटोब्यूटारेट में कन्वर्ट होगा और इसमें एक कार्बन है वो डिक्रीज होता है। फिर अल्फा कीटोब्यूटारेट जब सक्सीनेट में जाएगा तो एक कार्बन यहाँ से डिक्रीज होगा, तो 2 कार्बन तो यहीं पे निकल गए, क्योंकि 2 कार्बन वाला कंपाउंड ऐड हुआ था, वही 2 कार्बन वाला कंपाउंड जब ऐड होता है तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड आपने रिमूव कर दिए हैं, ठीक है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, जब सक्सीनेट बन जाता है तो सक्सीनेट में ना बेटे याद रखिएगा कि ये जो आपके पास सक्सीनाइल को ए है, देयर इज सक्सीनाइल को ए, ये सक्सीनाइल को ए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी सक्सीनाइल को ए ने ऐड होना है। अब अगेन अगर आप पंजाब के स्टूडेंट तो आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, हालांकि नई बुक्स में ऐड कर दिया गया है, इस दफा फर्स्ट ईयर की न्यू बुक्स आई हैं, लेकिन बाकी तमाम बुक्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि सक्सीनाइल जो है इसकी फॉर्म में सक्सीनेट के लेवल के ऊपर भी कोएंजाइम है इसको ऐड कर सकता है, ठीक है। अब सक्सीनेट जो होता है ना ये आपके पास बेटा इस रिएक्शन में स्लो एंड प्रिसाइज एनर्जी आती है, मतलब जीटीपी और फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है, साथ ही साथ यहाँ पर एक एटीपी भी बन रहा होता है एंड दिस एटीपी फॉर्मेशन इज अ सबस्ट्रेट लेवल एटीपी फॉर्मेशन। ये जो एटीपी आपके पास बनता है यहाँ पर इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ये बेटे आपके पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बेटे कहलाएगी, ठीक है। दोबारा से सुनो, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये कि जीटीपी जब आपके पास टूटता है ना तो जीटीपी की ब्रेकडाउन हमेशा वहीं पर होगी जहां स्लो एंड प्रिसाइज एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। आपकी बुक्स के अंदर एक जीटीपी यहाँ पे लिखा हुआ है जिसकी एनर्जी यूटिलाइजेशन की हम लोग बात करते हैं, दूसरा हम लोग ट्रांसलेशन के लेवल के ऊपर देख रहे होते हैं, ठीक है। सक्सीनेट जो होता है बेटा ये आपके पास फ्यूमारेट के अंदर कन्वर्ट होता है, सन फादर इसको मैंने कैसे याद करवाया था, ओ सी इमरान खान सन फादर। अब बेटा बाप का बनता है जब उसका अपना बेटा हो जाता है तो यहाँ आप इसका बेटा FADH2 के नाम से बेटा याद रखोगे, ठीक है। फ्यूमारेट मेलेट के अंदर कन्वर्ट होता है, वाटर की एडिशन होती है। अब ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड ही चल रहा है, सक्सीनेट फ्यूमारेट मेलेट ऑक्सैलो एसीटेट, ये चारों 4 कार्बन वाले बेटे कंपाउंड हैं, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी आसान सी ये चीजें हैं जिसको आप लोग कैरी करोगे। अब इसमें अगर आप गौर करें तो हमारे पास बेटे जो चीजें आ रही पे इनपुट्स ऑफ साइकिल की बात करूं और बेटे आउटपुट ऑफ साइकिल, इनपुट ऑफ साइकिल क्या है, आउटपुट ऑफ साइकिल क्या है। तो इनपुट के अंदर बेटे सबसे पहले तो आपके पास एसिटाइल जो है ये एंजाइम इसमें ऐड हुआ है, किसके थ्रू ऐड हुआ है, को एंजाइम ए के थ्रू बेटे ऐड हुआ है। ये जो एसिटाइल है ये आपके पास बेटे ब्रेक करता है और इससे 2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सामने आते हैं। फिर इसी तरह से आपके पास एडीपी और फॉस्फेट जो है वो ऐड होता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है और इससे बेटे एक एटीपी जो है वो हम लोग उसकी फॉर्मेशन जो है वो देख रहे होते हैं। फिर आपके पास बेटे 3 NAD प्लस जो है वो ऐड होते हैं, 3 NAD प्लस, और यहाँ से बेटा आपके पास 3 NADH या NADH2 भी मेंशन करते हैं, तो दोनों चीजें ही सही हैं। फिर बेटे हमारे पास इनपुट्स में एक FAD प्लस जो है ये भी ऐड होता है और ये बेटे आपके पास एक FADH2 जो है बेटा उसकी फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है। सो वी कैन से दैट कि NAD जो है बेटा ये अगर आपके पास NADH2 के अंदर कन्वर्ट हुआ है या FADH2 के अंदर कन्वर्ट हुआ है तो यहाँ पर बेटे रिडक्शन हुई है, रिड्यूस्ड, दे आर रिड्यूस क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है बेटा यहाँ पर ऐड होता है, एंड वी नो दैट रिड्यूस क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है बेटा यहाँ पर ऐड होता है, एंड वी नो दैट कि हाइड्रोजन की एडिशन जो है ये आपके पास रिडक्शन कहलाती है। तो अगर मैं ये पूछूं आपसे कि भाई हमारे पास यहाँ पर ये जो चीजें हम लोगों ने ऐड की हैं, NADH2 है, FADH2 है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है या आपके पास बेटे ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, तो ये बेटे हमारे पास रिड्यूस्ड फॉर्म है, ठीक है। और रिड्यूस्ड फॉर्म जो है वो हाई एनर्जी यहाँ पर स्टोर कर रही है एज कम्पेयर टू ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन दोनों में आप लोगों को क्वेश्चन के तौर पर चीजें पूछी जाती हैं और ये आपने कैरी करना है। अगर मैं इसकी प्रोडक्ट देखूं तो बहुत सिंपल सा है, आप ये कहेंगे कि सर इसमें 3 NADH2 बने, एक ATP बना और एक FADH2 बना। अब इसको हमने जो है वो एनर्जी किस तरह से यूटिलाइज करनी है ये जरा देखना है, क्योंकि ये आपके पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की अंडरस्टैंडिंग हमें देगा। चलो, अगर हम यहाँ पर बेटे रेस्पिरेटरी चेन जो है इसका जिक्र करें तो रेस्पिरेटरी चेन जो होती है ये बेटे आपके पास ऑक्सीडेटिव चेन कहलाती है, इसको ना हम लोग ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन जो है
ये मेंशन करते हैं, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी चेन की साइड कौन सी होती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि रेस्पिरेटरी चेन विच इज आल्सो लेबल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसकी साइड कौन सी है। इसकी बेटे अगर साइड हम लोग मेंशन करेंगे तो दैट इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दैट इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ये बेटे आपके पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वो हम लोग लेबल करते हैं, यहाँ पर ये रिएक्शन होता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी आसान सी बात है, इसको आप लोग कैरी करेंगे। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग ये मेंशन करते हैं कि एक भाई इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और एक बेटे हम लोग इसकी इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो जो आपके पास इनर मेम्ब्रेन होती है, इसी इनर मेम्ब्रेन के अंदर हम लोग पार्टिकल्स मेंशन करते हैं जो कि F0 F1 पार्टिकल्स कहलाते हैं, जैसे यहाँ पर है, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, F0 F1 पार्टिकल्स, ये हम लोग मेंशन करते हैं। या हम ये मेंशन करते हैं कि इन्हीं पार्टिकल्स को एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोला जाता है, दे आर ऑल्सो लेबल्ड एज एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो ये बड़े एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो हैं ये भी कहलाते हैं। फिर हम लोग इनको ऑक्सीसोम भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, इनको ऑक्सीसोम भी बोलते हैं। इसको बेटे एटीपी सिंथेज भी कहा जाता है, दे आर ऑल्सो लेबल्ड एज एटीपी सिंथेज, ठीक है। एटीपी सिंथेज जो कि एटीपी की फॉर्मेशन करवाता है। अब ये एटीपी की फॉर्मेशन कहाँ से होती है बेटा, ये वही जो ऊपर NADH और FADH हम पढ़ चुके हैं उसके थ्रू होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर समटाइम क्वेश्चन पूछा जाता है इसके कंपोनेंट्स के बारे में कि जो रेस्पिरेटरी चेन होती है ना, इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, चलो उनकी बात करते हैं। इसमें बेटे हमारे पास 4 कॉम्प्लेक्सेस और 2 इसके अलावा कंपोनेंट होते हैं, जिसमें NADH डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं, NADH डिहाइड्रोजिनेज, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, और ये बेटे कॉम्प्लेक्स 1 कहलाता है, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स 1। इसी तरह से एक और होता है दैट इज FADH2 डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 2, इसको बेटे हम लोग कॉम्प्लेक्स 2 मेंशन करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 आ गया। तीसरा बेटे हमारे पास होता है जिसको कोएंजाइम Q बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कोएंजाइम Q, इसको कोएंजाइम Q बोला जाता है। फिर बेटे आपके पास साइटोक्रोम रिडक्टेज एक एंजाइम होता है, साइटोक्रोम रिडक्टेज। तो ये प्यारे बच्चों साइटोक्रोम रिडक्टेज है, ये भी कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स 3 मेंशन करते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स 3। फिर इसी तरह से आपके पास साइटोक्रोम C जो है वो कॉम्प्लेक्स का हिस्सा नहीं होता, तो उसको हम सेपरेट लिख लेते हैं, दैट इज साइटोक्रोम C। एंड देन बच्चों हमारे पास आ जाता है दैट इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, क्या बोलेंगे इसको, दैट इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स 4। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से, 1 2 3 4, 4 कॉम्प्लेक्स हैं। इसके अलावा कोएंजाइम Q और साइटोक्रोम C जो है बेटा ये हमारे पास मौजूद होते हैं, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी आसान सी बात। एक फिगर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ की है जिसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। ये बेटे आपके पास आउटर मेम्ब्रेन को शो कर रही है, इनर मेम्ब्रेन जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है उसको शो कर रही है, ठीक है। ये जो है ब्लैक कलर की ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है ये आपके पास इनर मेम्ब्रेन को शो कर रहा है। इन दोनों के दरमियान बेटे ये जो स्पेस है दैट इज इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है, क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। अब जरा गौर कीजिएगा, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 मेंशन किया मैं, कोएंजाइम Q भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है, दैट इज कोएंजाइम Q। और फिर बेटे आपके पास जो साइटोक्रोम C है इसको भी मेंशन किया हुआ है, ये हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, दैट इज कोएंजाइम Q। NADH2 जब बेटे अपने हाइड्रोजन देता है ना तो कॉम्प्लेक्स 1 ये काम करवाता है। क्यों कॉम्प्लेक्स 1, देखो कॉम्प्लेक्स 1 का क्या नाम था, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, मतलब ये NADH2 से हाइड्रोजन निकालता है, तो जब हाइड्रोजन निकालेगा तो उस हाइड्रोजन को बेटे पंप करेगा इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर। तो ये देखिए आप इसकी मूवमेंट जो है वो आपको फील हो रही है कि ये आपके पास इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में जा रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट भी होती है, जब भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों की बेटे मूवमेंट आप लोग देखें तो इसको ना कपल्ड मूवमेंट कहा जाता है, दैट इज लेबल्ड एज कपल्ड मूवमेंट। ये इलेक्ट्रॉन फिर कोएंजाइम Q के पास जाते हैं, फिर साइटोक्रोम 3 जो कि B6 और F का कॉम्प्लेक्स होता है उसके पास जाते हैं, यहाँ पर भी प्रोटॉन जो है वो पंप होते हैं। इन प्रोटॉन की पंपिंग से बेटे आपके पास जो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस होती है ना, इसमें प्रोटॉन की जो कंसंट्रेशन होती है वो बढ़ जाती है। फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं साइटोक्रोम C के पास, कॉम्प्लेक्स 4 के पास। जब कॉम्प्लेक्स 4 में जाएंगे अगेन बेटे यहाँ पर पंपिंग होगी, प्रोटॉन जो है वो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में चले जाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यही हाइड्रोजन आयन जो है बेटा ये एटीपी सिंथेज जिसको हमने F0 और F1 पार्टिकल के तौर पर जाना था, इसमें प्रोटॉन आएंगे आपके पास बेटे, ये ऑक्सीजन और प्रोटॉन मिलकर वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके दौरान एनर्जी निकलती है जो कि एटीपी की फॉर्म में सामने आती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, क्लियर। चलो, अब व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हम लोग इस वजह से बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर बेटे लास्ट एक्सेप्टर जो होता है ना वो ऑक्सीजन होता है, यहाँ पर लास्ट एक्सेप्टर हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, इसीलिए इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोला जाता है। अच्छा, जब FADH2 आता है, जैसे यहाँ पर FADH2 को FAD के अंदर कन्वर्ट करना कॉम्प्लेक्स 2 का काम है। दो चीजें आपने याद रखनी है कि जब NADH2 की आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही है तो कॉम्प्लेक्स 2 इन्वॉल्व नहीं होगा, अगर FADH2 की ऑक्सीडेशन हो रही है तो कॉम्प्लेक्स 1 इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर आपके पास जो NADH है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो कॉम्प्लेक्स 2 रोल प्ले नहीं करेगा, और अगर FADH2 की हो रही है तो कॉम्प्लेक्स 1 रोल प्ले करेगा। ये देखो यहाँ पर प्रोटॉन कोएंजाइम Q के पास जाते हैं, वही बेटे आपके पास इलेक्ट्रॉन फिर वहीं से कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स 4 और अल्टीमेटली बेटे F0 F1 पार्टिकल की तरफ जो है वो चीजें आ जाती हैं। इसमें हम लोग क्या अंडरस्टैंड करते हैं, देखो हमारी बुक ये कहती है कि मैट्रिक्स जो होता है ना इसमें आपके पास NADH2 से 3 ATP बनते हैं, FADH2 से आपके पास 2 ATP बनते हैं, और ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसको ना हम लोगों ने यूं अंडरस्टैंड करना है, देखो NADH2 जब आपके पास ऑक्सीडाइज होता है ना बेटा, तो पंपिंग ऑफ प्रोटॉन ये आपको 3 जगह पे दिखाई देती है, 3 जगह पे, ये 1 ये 2 और ये 3। इसीलिए हम यहाँ पर 3 ATP जो है वो बेटा मेंशन करते हैं कि इसके 3 ATP बनते हैं। अच्छा, जब हम लोग FADH2 की बात कर लेंगे, FADH2, तो यहाँ पर बेटे जो पंपिंग ऑफ प्रोटॉन है ये आपको 2 जगह पे दिखाई देती है, कौन कौन सी, 1 और ये 2। तो ये 2 जगह फिर आपके पास 2 ATP की फॉर्मेशन हम लोग यहाँ लेबल करते हैं। तो वो जो आपकी कुछ बुक्स के अंदर कोएंजाइम Q साइटोक्रोम B C A और A3 लिखा हुआ है ना, वो बेसिकली इसी जो फिनोमेना है इसको एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज द ट्रू फिनोमेना जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए आप लोगों ने याद रखना है,
ठीक है, चलो ये बेटे आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अब इससे भी इंपॉर्टेंट चीज जो कि क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाता है, वो ए ग्लूकोज का बेटे एनर्जी बैंक है, ठीक है। अब हम लोग ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाला क्रेब्स साइकिल इसको पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर आपके पास बेटे जो ए ग्लूकोज है, वन ग्लूकोज एनर्जी ब्रेकडाउन, उसको हम लोगों ने देखना है। वो कैसे होएगा, देखो अगर आपके पास ए ग्लूकोज का एनर्जी ब्रेकडाउन है तो हमारे पास प्रोसेसेस होंगे, इसमें ग्लाइकोलाइसिस है, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल है, ठीक है। तीन आपके पास चीजें चलती हैं। ग्लाइकोलाइसिस जब होती है तो बेटे इसके नतीजे में आपके पास ये जो एटीपी की फॉर्मेशन होती है ना, दे आर 4 एटीपी जो कि यहाँ बनते हैं। क्रेब्स साइकिल के अंदर 2 एटीपी बनते हैं। अच्छा ये दो क्यों है, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं। एक ग्लूकोज के लिए 2 दफा क्रेब्स साइकिल चलता है, इसलिए यहाँ पर हमने 2 एटीपी लिखे हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग बेटे अगर NADH2 की बात करें तो NADH2 ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बेटे 2, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन के अंदर 2, क्रेब्स साइकिल के अंदर 6, तो टोटल कितने हो गए 10। अच्छा फिर हम लोग बेटे FADH2 की बात करते हैं। FADH2 जो है बेटा इसमें ग्लाइकोलाइसिस में कोई भी नहीं बनता, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में कोई भी नहीं बनता, क्रेब्स साइकिल के अंदर 2 बनते हैं। तो टोटल आप करेंगे तो 6 एटीपी ये हैं, यहाँ पर 10 NADH और 2 FADH2 जो है वो हमारे सामने आते हैं, ठीक है। अगर हम लोग टोटल एटीपी की बात करें, यहाँ पर मेंशन करते हैं, अगर मैं टोटल एटीपी की बात करता हूँ तो 6 एटीपी तो ये हो गए ना सबस्ट्रेट लेवल वाले। ये जो 10 हैं ये बेटे एक NADH से 3 जो बनते हैं, तो 10 NADH होंगे तो कितने हो जाएंगे 30। 2 FADH2 से कितने बनेंगे बेटे 4, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 और 30 34 और 6 40, मतलब टोटल एटीपी जो है वो आपके पास 40 आ जाएंगे, ठीक है। टोटल एटीपी कितने आ गए 40, और इसमें से ये वाले कितने हैं, दे आर सबस्ट्रेट लेवल, और बाकी के 34 कितने हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अगर बेटे मैं यहाँ ये बात करूँ कि टोटल एटीपी आपके पास 40 है तो नेट एटीपी कितने होंगे, ठीक है। अगर बेटे मैं यहाँ पर नेट एटीपी की बात करूंगा तो 40 - 4, आंसर बेटे हमारे पास आएगा 36। आंसर क्या आएगा 36। ये 36 नेट एटीपी है किसके लिए, यूकैरियोटिक सेल के लिए। और अगर ये सवाल पूछा जाए तो बहुत सिंपल सा आंसर आपने लगाना है 36, ठीक है। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक के लिए पूछता है तो प्रोकैरियोटिक के अंदर ना आंसर हम लोग 38 लगाते हैं। उसकी वजह क्या है, प्रोकैरियोटिक के अंदर देखो 2 आपके पास यूज होते हैं एटीपी ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। ये यहाँ पे मैं लिख लूँ कि ये जो 4 एटीपी मैं कह रहा हूँ ना यूज हुए हैं, वो कौन कौन से हैं, 2 यूज हुए हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, ठीक है। और 2 जो हैं ये हम लोग मेंशन करते हैं जब NADH, जो 2 NADH2 होते हैं ना बेटा, इन्होंने मूव करना होता है मैट्रिक्स में, तब आपके पास ये एक एटीपी यूज करता है। मतलब 2 NADH हैं तो 2 एटीपी यहाँ पर यूज होंगे, तो टोटल 4 यूज होते हैं। लेकिन जब आप लोग प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो बेटा प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, इस प्रोकैरियोटिक सेल में आपके पास एज सच बेटा जो एटीपी की यूटिलाइजेशन है वो 2 ही है ग्लाइकोलाइसिस वाली, क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एज सच डबल मेम्ब्रेनस है ही नहीं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूँ तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो नेट एटीपी हैं ये बेटे हमारे पास क्या होंगे 40 - 2, आंसर विल बी 38, ठीक है। क्योंकि देयर इज नो 2 NADH2 यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, ठीक है। तो ये बेटे अगर आपने इसको सीधा सीधा याद रखना है तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैरी करेंगे कि भाई हमारे पास जो यूकैरियोटिक है उसमें नेट एटीपी 36 है, प्रोकैरियोटिक जो है उसमें नेट एटीपी 38 है। ये बेटे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग फॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं। फॉस्फोराइलेशन क्या है, दैट इज बेटे सिंपली डिफाइंड एज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। यहाँ बेटे हम लोग ये भी मेंशन करते हैं देयर इज एडिशन ऑफ फॉस्फेट इन एडीपी, एडिशन ऑफ फॉस्फेट इन एडीपी। एडीपी के अंदर बेटे फॉस्फेट ऐड होता है तो उसे एटीपी बनता है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात। तो फॉस्फोराइलेशन जो है इसको बेटे हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं, एक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है, और एक बेटे आपके पास सबस्ट्रेट लेवल होती है। तो इन तीनों को हम लोग जरा देख लेते हैं कि क्या है, क्योंकि फॉस्फोराइलेशन की टर्म बार बार यूज होती है। बहुत सिंपल है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर बेटे प्रेजेंस ऑफ लाइट में आपके पास एटीपी बन रहा है तो ये फोटोफॉस्फोराइलेशन है। कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो इसकी एग्जांपल आप लोग मेंशन करोगे क्लोरोप्लास्ट। अगर रिएक्शन की बात की जाए तो फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसमें बेटे आपके पास फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो है ये बेटे दैट इज द फॉस्फोराइलेशन जो कि डायरेक्टली एंजाइम, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आपके पास अगर एटीपी बन रहा है तो इसको बेटे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। दो जगह पर हम लोग इसको देखते हैं, पहला साइटोप्लाज्म जिसमें बेटे ग्लाइकोलाइसिस होती है, साइटोप्लाज्म या सिंपल ग्लाइकोलाइसिस जो है वो मेंशन करते हैं, और दूसरा बेटे क्रेब्स साइकिल। तो इस क्रेब्स साइकिल के अंदर भी आपके पास एटीपी की फॉर्मेशन आती है। जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर एटीपी बन रहा है तो इसको बेटे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। तो ये कहां होता है, ये बेटे क्रिस्टे, क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में बेटे रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है। या आप लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी मेंशन कर सकते हो। इसी के दौरान जो है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हमारे सामने आती है। सो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, फिर बेटे रेस्पिरेशन ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स की बात करते हैं। अब रेस्पिरेशन ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स है बेटा, इसका मतलब ये है कि आपने फैट से और प्रोटीन से एनर्जी जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी। तो अगर हम लोग फैट्स की बात करें तो हमने पढ़ा था फैट्स तो डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। इसी तरह से जो प्रोटीन्स होते हैं बेटा इनमें भी एनर्जी जो है वो आपके पास मौजूद होती है। अब ये जो आपके पास ब्रेकडाउन होता है या इससे जो हम लोग एनर्जी लेते हैं, ये रिएक्शन हमारे पास कहलाता है बीटा ऑक्सीडेशन। ये क्या कहलाता है, बीटा ऑक्सीडेशन कहलाता है। चलो देखते हैं, आपके पास लेट्स से मैं ये कहता हूँ ग्लाइकोजन मौजूद है, इस ग्लाइकोजन को तोड़ के आप लोग बनाते हो ग्लूकोज, ठीक है जी। तो ये ग्लूकोज है, ये फर्दर आपके पास रिएक्शन चलाएगा। अच्छा ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना ये क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। तो ये ग्लूकोज बेटे आपके पास डिफरेंट रिएक्शन से होता हुआ हम ये मेंशन करते हैं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, लेट्स से मेंशन कर लेते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर हम लोग मेंशन करते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आता है। ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है ना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम यहाँ फैट्स मेंशन करें, फैट्स
तो फैट्स जो है बेटा उनकी कन्वर्जन भी यहाँ G3P के अंदर हो सकती है। खैर पहले मैं इसका कंप्लीट रिएक्शन लिख लूँ। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और बेटे ये आपके पास फिर पायरोवेट बनाता है। ये पायरोवेट जो होता है इससे बेटे हम लोग एसिटाइल को ए की बात करते हैं। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को ए। अब ये जो एसिटाइल को ए होता है ना बेटा, ये हमारे पास ना एंटर होता है इसमें क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो क्रेब्स साइकिल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से ये भाई हमारे पास आ गया, दैट इज क्रेब्स साइकिल। ठीक है, अब इस क्रेब्स साइकिल के अंदर आपके पास बेटा यहाँ पर ये ऐड होगा और ओवरऑल जैसे ही ये रिएक्शन चल रहा है इसमें बेटा अल्टीमेटली आपके पास जो प्रोडक्ट है वो बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एक क्रेब्स साइकिल के हवाले से हम लोग चीजें ऐड करते हैं। अब मैंने वापस फैट की तरफ चलता हूँ। फैट्स जो है ना, ये आपके पास बेटे हमने पढ़ा था कि इसमें ग्लिसरॉल भी होता है, इसमें फैटी एसिड भी होता है। अब अगर हम यहाँ से ग्लिसरॉल की बात करेंगे ना बेटा, तो ग्लिसरॉल जो है दैट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड और ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इट मींस कि ये 3 कार्बन कंपाउंड से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन के एनर्जी एक्सट्रैक्ट हो सकती है। दूसरा बेटे, ये जो आपके पास फैट्स होते हैं ना, इन फैट से हम लोग फैटी एसिड्स जो कि इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कैरी करते हैं वो बनते हैं। और ये फैटी एसिड्स में बेटा ये आपके पास एसिटाइल को ए की फॉर्मेशन यानी 2 कार्बन वाले में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम रहते हैं ना फैटी एसिड, तो इवन नंबर से एसिटाइल के अंदर इसकी कन्वर्जन इजीली हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि 18 कार्बन वाला फैटी एसिड है तो एसिटाइल कितने बनाएगा, 9 बनेंगे और फिर इसी एसिटाइल से क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आसान सी बेटे इसमें बात आपने याद रखनी। दूसरी तरफ हम लोग प्रोटीन्स की बात करते हैं। प्रोटीन्स प्यारे बच्चों, ये जो प्रोटीन्स होती हैं इन प्रोटीन्स के बारे में हम लोग कहते हैं कि भाई आपके पास ये सेंट्रल कार्बन, ठीक है, एक साइड पे हम लोग ये अल्काइल चेन की बात करते हैं, फिर बेटे NH2 आ जाता है और फिर COOH और ये दरमियान वाला अल्फा कार्बन होता है। ठीक है, अब ये जो अल्काइल चेन होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अल्काइल चेन की बेस के ऊपर जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो वो फिर डिसाइड करती है कि इसने रेस्पिरेशन के किस प्रोसेस में ऐड होना है। मिसाल के तौर पर ये भाई अल्काइल चेन जो है ये इसको पायरोवेट के लेवल के ऊपर भी ऐड कर सकती है। ठीक है, ये भाई जो रेस्पिरेटरी चेन होती है ये इसको एसिटाइल के लेवल पर भी ऐड कर सकती है। ये जो रेस्पिरेटरी चेन में ये जो अल्काइल है ये बेटे डायरेक्ट जो है क्रेब्स साइकिल के अंदर भी एंटर हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के एटम्स कितने हैं, कार्बन एटम्स कितने हैं, उसी की बेस के ऊपर ये चीजें चलेंगी। चलो हम यहाँ पर एक छोटा सा सवाल करते हैं और इससे आई होप चीजें हमारी मजीद क्लियर हो जाएंगी। मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई बच्चों मेरे पास एक फैटी एसिड है, ठीक है, वी हैव अ फैटी एसिड, हमने पहले भी इसको बोला, ये फैटी एसिड जो है दैट इज हैविंग 18 कार्बन। ठीक है, 18 कार्बन है, 18 कार्बन वाला फैटी एसिड है। आप ये बताएं कि इसमें क्रेब्स साइकिल कितने चलेंगे और आप ये बताएं कि इसमें आपके पास Na जो ATP है वो कितने बनेंगे। ठीक है, दो चीजें मैंने पूछी। पहला मैंने ये पूछा है क्रेब्स साइकिल, ये तो आसान है, कैसे निकालेंगे। देखो क्रेब्स साइकिल के अंदर जो होता है ना हमेशा 2 कार्बन वाला कंपाउंड ऐड होता है, तो इसको डिवाइड करोगे तो 9 आंसर आएगा, यानी 9 एसिटाइल ग्रुप बनेंगे। अगर 9 एसिटाइल ग्रुप बनेंगे तो क्रेब्स साइकिल भी कितने बनेंगे, 9 ही बनेंगे। ठीक है, अच्छा फिर दूसरी चीज मैंने ATP की पूछी, वो ATP मैं बताऊंगा अगर आप क्रेब्स साइकिल का बता दें। क्रेब्स साइकिल के अंदर बेटे हमारे पास एक क्रेब्स साइकिल में 3 NADH चलते हैं, बनते हैं। ठीक है, एक FADH2 बनता है और एक बेटे इसमें ATP बनता है। तो अगर हम ATP की बात करें 3 × 3 9, 1 × 2 2 और एक ATP वैसे ही आ जाएगा। तो आप देखें टोटल 12 ATP जो है बेटा वो इससे बन रहे हैं एक क्रेब्स साइकिल से। तो अब मैंने इसके लिए ATP निकालने हैं तो क्या करूंगा मैं, बहुत सिंपल सा बेटा, इस 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ, आंसर आएगा 108। यानी इसमें जो ATP बनेंगे इस फैटी एसिड से वो 108 ATP बेटे होंगे। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने कैरी करना है कि हमारे पास प्यारे बच्चों जो ये ओवरऑल चीजें चलती हैं इसके हवाले से वो इंपॉर्टेंट है। जैसे 30 कार्बन आपको बता देता है कि भाई मेरे पास एक 30 कार्बन वाला फैटी एसिड, तो आप बताएं उसमें कितने जो क्रेब्स साइकिल चलेंगे, 15 चलेंगे। आप बताएं उसमें ATP कितने बनेंगे, तो सिंपली उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो कि हमारे पास पूछे जाते हैं। बाकी बेटे हमने इसमें फॉस्फोराइलेशन, टोटल बैंक, एनर्जी बैंक की क्या है, क्रेब्स साइकिल क्या होता है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस, ये सारी चीजें जो है वो हम लोगों ने यहाँ कोशिश की है कि इसको कंप्लीट करें। अब वापस सिलेबस की तरफ आए तो मेनली उसने ये लिखा हुआ आउटलाइन द सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स एंड कोरिलेट दीस विद द ग्लूकोज। अब जब तक हम ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल नहीं पढ़ेंगे तब तक ये चीजें आपको समझ नहीं आएंगी, इसीलिए हमने एंड पे जाकर उसकी अंडरस्टैंडिंग ली है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक